शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी तक हम काफी कुछ जान चुके हैं। हमने देखा एमआरएनए किस तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए किस तरह का होता है, टीआरएनए किस तरह का होता है। ठीक है, हमने क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में देखा, हमने जो है वो एमआरएनए में कैपिंग और टेलिंग को समझने की कोशिश की हमने। ठीक है ना, तो हम इतना समझ गए कि नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, जेनेटिक आरएनए क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर करेंगे, बताएंगे मुझे कि यदि मैं कहता हूं कि कोई जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेटिव है, क्या है बेटा, वो डीजेनरेटिव है। मैंने कहा आपसे कि जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेटिव है, डीजेनरेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है। जेनेटिक कोड यदि डीजेनरेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेटिव, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं। जेनेटिक कोड जो है वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं, असंदेहात्मक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो नंबर एक आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीजेनरेटिव जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड डीजेनरेटिव होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। दोनों प्रश्नों के आप मुझे उत्तर देंगे। ठीक है ना, क्लियर। और आपको यह भी बताना है कि कौन सा एंजाइम, विच एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, के कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में मुख्य एंजाइम होता है, विच इज द मेन एंजाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, क्लियर। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था बेटा कि हम जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमने आपसे कहा था कि ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान है, जहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए कैसे बिहेव करता है, आरएनए कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो मैंने आप एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मैंने आपसे कभी कहा था कि एनसीईआरटी में भी इस बात को साफ साफ मेंशन किया गया है कि जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, द बेस्ट स्टोरेज, बेस्ट वॉल्ट, तिजोरी के समान जिसमें सूचनाओं को रखना होता है, वो है डीएनए मॉलिक्यूल के। जब फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करना होता है तो आरएनए की हमें हेल्प लगती है के। तो कोई भी जीन या डीएनए अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही एक्सप्रेस कर पाता है के। तो कहानी में कहां तक हम पहुंच चुके, कहानी में हमने लास्ट बात शुरू खत्म की थी जेनेटिक कोड या कोडॉन्स के ऊपर के। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो कोडॉन्स जो होते हैं वो एमआरएनए पर होते हैं, और एंटी कोडॉन कहां होते हैं, टीआरएनए पर होते हैं। आपको ये मेरे दो प्रश्नों का और उत्तर देना है। आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी कोडॉन आर्म ऑफ द टीआरएनए। टीआरएनए की एंटी कोडॉन आर्म का फंक्शन क्या होता है, T5C आर्म का फंक्शन क्या होता है, डी आर्म का फंक्शन क्या होता है। टेल मी द फंक्शन ऑफ द टीआरएनए के स्ट्रक्चर में आपको बताओ, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर किया हुआ है। आपको बताना है कि टीआरएनए की T5C आर्म का फंक्शन क्या होता है, डी आर्म का फंक्शन क्या होता है, और एंटी कोडॉन आर्म का फंक्शन क्या होता है, आप मुझे बतलाएंगे। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस CCA सीक्वेंस 3 प्राइम सिरा जो दिखाई पड़ा, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन के। तो एक बार जरा फटाफट से रिकॉल कीजिए और जो है मुझे बताइए कि टीआरएनए में T5C आर्म का फंक्शन क्या है, डी आर्म का फंक्शन क्या है, एंटी कोडॉन आर्म का फंक्शन क्या है, और CCA सीक्वेंस जो 3 प्राइम जगह पर प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है। एक बार आपको ये मुझे बतलाना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और देख रहे हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि ये टीआरएनए का हमें जो है क्या दिखाई पड़ रहा है, ये 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाई पड़ रहा है जो कि एल शेप का होता है। और ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हो, जो फिगर ए में आप मॉडल देख रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। उसके लिए हम क्लोवर लीफ मॉडल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपसे कहा था तीनों प्रकार के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का हिस्सा है, ठीक है। एमआरएनए डीएनए से सूचनाओं को लेकर आया है, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को लेकर वो साइटोप्लाज्म में आया है, वो एमआरएनए है के। और टीआरएनए
एमिनो एसिड को कैरी करता है फॉर एट द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर जो है वो राइबोसोम तक लेकर पहुंचता है कौन? टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, सुपरनेटेड आरएनए कहते हैं, ठीक है, एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं टीआरएनए को, ये भी देखा हमने, ठीक है, क्लियर। तो पिछली क्लास में हमने जहां बात खत्म की थी, हमने आपसे कहा था कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो एमआरएनए पर पाए जाते हैं। दे आर बेस्ट ट्रिपलेट, वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। दे हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनमें जो है वो ट्रांसलेशन की सूचना होती है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या? जब एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, उसे क्या बोलते हैं? उसे ट्रांसलेशन कहते हैं उनके। और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो मेन एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है कि जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेटिव होते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीजेनरेटिव जेनेटिक कोड, के आप बताएंगे मुझे, कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, के फिर मैंने आपसे कहा था जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैप होते हैं, कॉमालेस होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। और व्हाट इज द बेनिफिट, क्या बेनिफिट है जेनेटिक कोड के यूनिवर्सल होने का? बेनिफिट क्या है? तो मैंने ये भी आपको बताया था कि जेनेटिक कोड के यूनिवर्सल होने का बेनिफिट ये होता है कि हम ह्यूमंस के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्स जरूरत के प्रोटीन है, जैसे हमने इंसुलिन की बात करें हम, ठीक है, ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन से इंसुलिन की बात करें, तो उनका प्रोडक्शन हम बैक्टीरिया में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यदि एमआरएनए को, हमारे जीन को यदि हम जो है बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके अंदर भी काम हो जाएगा। कारण यह है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा हम जेनेटिक कोड में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम चेन इनिशिएटिंग कोडॉन की। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एमआरएनए का पहला कोडॉन, पहला कोड या कोडॉन हमेशा होता है एयूजी, ठीक है। यानी जब भी कभी आप देखते हैं तो एक एमआरएनए में, आपको पता है ना, एक एमआरएनए में जो है वो कैप रीजन होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन होता है, फिर जो है नॉन कोडिंग रीजन या अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, देन उसके बाद फिर हम क्या बात करते हैं कि फिर आता है कोडिंग रीजन आता है। और जब भी एमआरएनए का जो कोडिंग रीजन होता है वहां पे पहला कोड हमेशा क्या होता है? एयूजी होता है। और एयूजी इज ऑलवेज कोड फॉर द मिथ्योनिन एमिनो एसिड। एयूजी होता है वो यूक्रेटिक में मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है, प्रोक्रेटिक में ये फॉर्मिल मिथ्योनिन को कोड करता है। ओवरऑल दोनों मिथ्योनिन ही होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेटा, कई बार पूछ ली जाती है जिपमर के अंदर के कि प्रोक्रेटिक में जो एयूजी किसको कोड करता है, तो ऑप्शन में मिथ्योनिन और फॉर्मिल मिथ्योनिन दोनों हो सकता है। तो आंसर लगाना है कि प्रोक्रेटिक में जो कोड एयूजी है वो फॉर्मिल मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है और यूक्रेटिक में वो मिथ्योनिन को कोड करता है। मामूली सा फर्क है दोनों के दोनों एमिनो एसिड में, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यदि एमआरएनए का पहला कोड कोडॉन एयूजी है बेटा, जो मिथ्योनिन को कोड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एमआरएनए के टेम्पलेट पर पूरा एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड होगा। इसका मतलब यह है कि एमआरएनए का पूरा स्ट्रैंड प्रोटीन चेन के में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। यदि एमआरएनए का पहला कोड एयूजी है तो प्रोटीन चेन का पहला एमिनो एसिड क्या होगा? हमेशा मिथ्योनिन होगा, ठीक है। फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑलवेज मिथ्योनिन, ठीक है। एयूजी को इसलिए हम क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएटिंग कोडॉन या स्टार्ट सिग्नल कोडॉन बोलते हैं। तो चेन इनिशिएटिंग कोडॉन क्या होता है? एयूजी होता है। इसको हम स्टार्ट सिग्नल कोडॉन भी कहते हैं बेटा, कभी कभी इन रेयर केसेस में जब एयूजी प्रेजेंट ना हो तो वैसी कंडीशन में जीयूजी भी जो है वो स्टार्ट सिग्नल कोडॉन के समान काम करता है। रेयर अवस्था के जब किसी कारण से एयूजी प्रेजेंट ना हो और वैसी कंडीशन में तब जीयूजी भी जो है स्टार्ट सिग्नल कोडॉन के समान काम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि यदि कभी जीयूजी जो होता है वो भी जब कभी स्टार्ट सिग्नल कोडॉन के रूप में काम करता है ना, तो इट ऑल्सो कोड फॉर द मिथ्योनिन एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, के याद रखिएगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली जो है ये कोड जो जीयूजी है, इट इज नॉट नॉर्मली द कोड फॉर मिथ्योनिन। ये मिथ्योनिन को कोड नहीं करता नॉर्मली, के लेकिन जब ये स्टार्ट सिग्नल कोडॉन के रूप में काम करेगा तो इट ऑलवेज कोड फॉर द मिथ्योनिन एमिनो एसिड के। और एक्सट्रीम रेयर कंडीशन में जब जो है वो ऐसा हो गया कि ये जीयूजी भी नहीं है, तो एक्सट्रीम रेयर कंडीशन में यूयूजी भी जो है वो चेन इनिशिएटिंग कोडॉन के रूप में काम कर सकता है। जब एग्जामिनर पूछेगा तभी अपना ज्ञान देना है, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है, समझ गए ना। आपको पता है कि नॉर्मल चेन इनिशिएटिंग कोडॉन इज एयूजी। यदि एयूजी प्रेजेंट नहीं है तो जीयूजी कैन बी वर्क लाइक ए चेन इनिशिएटिंग कोडॉन के। जब दोनों नहीं है तो यूजी भी काम कर सकता है, ठीक है, क्लियर, याद रखना इस बात को।
नॉर्मली GUG जो होता है इट इज कोड फॉर दी वैलिन एमिनो एसिड के, ये वैलिन एमिनो एसिड का कोड होता है, लेकिन जब ये चेन इनिशिएटिंग कोडॉन के रूप में काम करता है इट कोड फॉर दी मिथाइल एमिनो एसिड। और ये एक एक्सेप्शन है जब हम कहते हैं ना कि जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस होते हैं, मतलब असंदेहात्मक होते हैं, उन पर आप डाउट नहीं कर सकते हो, जो जेनेटिक कोड जो है जिसको कोड कर रहा है उसको ही कोड करेगा। लेकिन यहां तो बात अलग हो गई है, यहां तो नॉर्मल कोड वैलिन का था, लेकिन जब वही चेन इनिशिएटिंग कोडॉन के रूप में काम करेगा तो मिथुन को कोड कर रहा है। और बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, आपको अपवाद देखने मिल सकते हैं यहां पे, ठीक है, क्लियर। तो रिमेंबर ये वो क्वेश्चन है जिनको एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछेगा तो हमको बतलाना है बेटा, है ना। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछेगा तब हमको बतलाना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉप सिग्नल कोडॉन की। हम अब पहले तो ये समझ लो बेटा टोटल कोडॉन कितने होते हैं, टोटल कोडॉन कितने होते हैं। मैंने आपसे कहा ना हर एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना के, और हर एक न्यूक्लियोटाइड में 4 पॉसिबिलिटी है। देखो बेटा एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, क्लियर, 3 पोजीशन उसकी, पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है ना, ग्वानिन भी हो सकता है और साइटोसिन भी हो सकता है, चारों पॉसिबिलिटी है। अगली बार फिर दूसरा भी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 पॉसिबिलिटी यहां भी है, यहां भी 4 पॉसिबिलिटी। इसका मतलब एवरीवेयर 4 पॉसिबिलिटी। तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि पहली पोजीशन पे पॉसिबिलिटी 4 है, दूसरी पे 4 है, तीसरी पे 4 है, कुल कितने होते हैं 64 कोडॉन होते हैं, 64 कोडॉन कुल होते हैं, क्लियर। अब याद रखना इस बात को भूलना नहीं, क्यों बताया मैंने ऐसा, क्योंकि 64 कोडॉन जो होते हैं, जो 64 जेनेटिक कोड होते हैं, क्यों 64 होते हैं बेटा, क्योंकि बेस्ट ट्रिपलेट है। हर एक जेनेटिक कोड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, कई बार एग्जामिनर जो है वो आपसे स्मार्टली क्वेश्चन करता है, वो कहता है आपसे, कहता है कि सपोज हर एक कोडॉन जो है वो डुप्लेट हो, क्या हो, हर एक कोडॉन एक डुप्लेट हो, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हो, तो बताइए कुल कितने मैक्सिमम कोडॉन पॉसिबल थे। तो हमने कहा भाई देखो पहली पे पॉसिबिलिटी 4 है, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और यूरेसिल हो गया, दूसरे में भी एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन और यूरेसिल हो गया, 4 पॉसिबिलिटी, 4 into 4 यदि बेस्ट डुप्लेट होता है तो केवल 16 ही जेनेटिक कोड बनते, केवल 16 ही जेनेटिक कोड बनते, ठीक है। अब वो एक चीज कह रहा है, वो कह रहा है आपसे कि जेनेटिक कोड बेस्ट ट्रिपलेट है, ठीक है, हमने कहा बेस्ट ट्रिपलेट है वो, ठीक है। वो कह रहा है आपसे कि सपोज मानिए कि आपके पास में आज जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल है, आपके पास में एक नाइट्रोजन बेस और होता, मान लीजिए 4 की बजाय 5 नाइट्रोजन बेस होते तो कुल कितने कोड बनते, तो आपने कहा 5 होते तो 5 into 5 25, 125 कोडॉन बनते। सिंपल मैथमेटिक्स। तो कई बार एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, इसलिए तैयार रहिए उनके लिए भी। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि कुल 64 जेनेटिक कोड या कोडॉन होते हैं, उनमें से 3 जेनेटिक कोड या कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। दिमाग में बात डाल लीजिए कि 64 टोटल जेनेटिक कोड या कोडॉन होते हैं, उनमें से 3 जेनेटिक कोड या कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। उनका केवल सिर्फ इतना काम होता है, जैसे ही उस कोडॉन को पढ़ेगा राइबोसोम अपने दोनों सबयूनिट को हटा देगा और प्रोटीन का बनना रुक जाएगा, ठीक है। मतलब वो स्टॉप सिग्नल कोडॉन होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। उनमें जो कोई इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन चेन का बनना रोक देती है, तो उन्हें हम चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन भी कहते हैं। क्या लिखा हमने, देखो स्टॉप सिग्नल कोडॉन, इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं। व्हेन दे रीड बाय द राइबोसोम द प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, जब इसको राइबोसोम पढ़ता है प्रोटीन का बनना रुक जाता है और ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और ये स्टॉप सिग्नल कोडॉन संख्या में 3 होते हैं, दे आर 3 नंबर, यूएए, मैंने पहले भी बताया था, यूएए, यूएजी और यूजीए, 3 होते हैं इनके, ठीक है। और इन तीनों को साइंटिस्ट ने एक एक नाम दिया हुआ है। यूएए को बोला गया ओकर बोलते हैं उसको, यूएजी को अंबर बोलते हैं और यूजीए को ओपल कहते हैं। तो बेटा भूलना नहीं बिल्कुल भी के ओकर, अंबर, ओपल के ओकर क्या है, यूएए है, अंबर क्या है, यूएजी है और यूजीए क्या है, ओपल है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन एग्जाम में आता है, क्लियर कर दो के।
इसलिए एनसीईआरटी का गाना मत गाना हटके, अभी बोल रहा हूं पढ़ना है मतलब पढ़ना हटके। तो यूएए, यूएजी और यूजीए के, तो मैंने क्या बोला, ओकर, अंबर एंड ओपल के। और यूजीए जो है वो पहला डिस्कवर्ड जो है नॉनसेंस कोडॉन था, फर्स्ट डिस्कवर्ड टेलीमीटर कोडॉन था यूजीए। क्लियर, याद रखिएगा के। अब इसका मतलब ये कि नॉनसेंस कोडॉन जो है वो क्या है, वो है यूएए, ठीक है, यूएजी और यूजीए के। इसमें कभी भी साइटोसिन नाइट्रोजन बेस नहीं होता के। सिंपल सा एमसीक्यू जो जिपमर के एग्जाम में पूछा गया के बाद में एम्स में रिपीट किया गया के, तो नॉनसेंस कोडॉन में कौन सा नाइट्रोजन बेस कभी नहीं मिलेगा आपको, तो साइटोसिन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना थाइमिन, क्योंकि आरएनए में थाइमिन वैसे ही नहीं होता है, तो आप थाइमिन नहीं लगा सकते, आपको आंसर लगाना पड़ेगा साइटोसिन इज द बेस्ट आंसर के, क्योंकि थाइमिन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द आरएनए, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एमआरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपल यूजीए फर्स्ट डिस्कवर्ड नॉनसेंस कोडॉन था, ठीक है। और यूएजी अंबर जो है वो बर्नस्टीन ने खोजा था, यानी जो कोडॉन अंबर था यूए जो है यूएजी, उसको बर्नस्टीन ने डिस्कवर किया। अब कुछ एक्सेप्शन है, और याद रखना बेटा एक्सेप्शन जो होते हैं वो कई बार बाउंसर क्वेश्चन बन के आते हैं, एक्सेप्शन कई बार बाउंसर क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए वी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कई एमसीक्यू बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछा गया। यहां पे जो भी स्टेटमेंट मैं आपको जो एनसीईआरटी के अलावा दिखाता हूं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूजीए है, नॉर्मली यूजीए क्या होता है, नॉनसेंस कोडॉन होता है। भाई नॉनसेंस कोडॉन क्या है, यूएए, यूएजी और यूजीए के। तो यूजीए क्या है, नॉनसेंस कोडॉन है, लेकिन ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को कोड करता है, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना हम कोड के। ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए जो है वो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को कोड करता है, क्लियर, ठीक है। और इसके अलावा सीलेटेड प्रोटोजोआ में यूएए और यूएजी जो होते हैं वो ग्लूटामीन एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ये बेटा एक्सेप्शन है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल जो है वो एक्सेप्शन है के। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे एक्सेप्शन पूछ के आपसे गलती करवा देता है, इसलिए प्रिपेयर रहेगा इस चीज के लिए कि आपको आंसर आना मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हम देख रहे हैं पूरे 64 कोडॉन के कि जो कोडॉन क्या क्या होते हैं। देखिए आप, मिथुनिन के लिए कोड क्या है, AUG इज द कोड फॉर मिथुनिन के। मैं इसका आपको जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट दूंगा ना, उसमें मैं आपका जो जेनेटिक कोड का डिक्शनरी पूरा डाल दूंगा ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा इमेज साफ नहीं है, तो बेटर है कि आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, AUG इज दी मिथुनिन का कोड है, ठीक है। फिर आप देखिए अलग अलग एमिनो कोड बने, फिर आप देखिए रेड से स्टॉप सिग्नल कोडॉन बने हुए, यूए, यूएजी और यूजीए के। बाकी जो है जब एक एमिनो एसिड के लिए हमें मालूम है कि इसका मतलब ये there are 61 codon that code for the 20 amino acid, 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। there are 20 type of amino acid, there are 61 type of codon that code for the amino acid। 61 क्यों कर दिया हमने, 3 तो नॉनसेंस कोडॉन हटा दिया हमने, तो इसका मतलब ये ऑन एन एवरेज हर एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होता है। जब एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होता है, जब एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन होता है, उसे बोलते हैं डीजनरेसी, डीजनरेटिव नेचर बोलते हैं उसको, क्लियर, ठीक। चलिए अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि हरगोविंद खुराना ने क्या कंट्रीब्यूट किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्यों उनको नोबेल प्राइज मिला। आपसे टेस्ट के दौरान भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 1970 जो है हम कहते हैं कि 1979 में हरगोविंद खुराना के लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल जीन को उन्होंने तैयार करके, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल जीन इन द लेबोरेटरी के। यानी याद रखिएगा हरगोविंद खुराना के नाम एक बड़ी डिस्कवरी भी है। हालांकि इनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, इनको आप ये कंफ्यूज मत करना, आपकी 1979 1968 के हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज आरएनए पे है, उन्होंने जो है वो जेनेटिक कोड या कोडॉन पर काम किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला के। निरनबर्ग के साथ में उनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया के। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा आपसे कि 1979 में 1970 में हरगोविंद खुराना ने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल जीन को उन्होंने तैयार किया जो कि 207 बेस पेयर लंबा था, और इसको सप्रेसर टीआरएनए जीन कहा गया। क्या कहा गया इसको, सप्रेसर टीआरएनए जीन का है। तो याद रखिएगा कि कौन सा वो वैज्ञानिक जिसने पहली बार जो है आर्टिफिशियल जीन को लेबोरेटरी में तैयार किया, आंसर था हरगोविंद खुराना, आंसर है हरगोविंद खुराना के। फिर दूसरी बात,
इसके अलावा हरगोविंद खुराना ने काफी काम किया जेनेटिक कोड की डिस्कवरी में, क्रैकिंग और डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो कोपॉलीमर को तैयार किया। ठीक हो, अब आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने जो है आपको बताया था कि डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड को हम डेसिफरिंग और क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने कोड को पहचान लिया, इसलिए इसको हम डेसिफरिंग या क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड या कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि निडनबर्ग ने क्या किया था, इन्होंने जो है वो पॉली यू तैयार किया, उन्होंने एक ऐसा एमआरएनए तैयार किया यू 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 के। तो पहला डिस्कवर्ड कोडॉन क्या था, फिनाइल एलेनिन का कोडॉन था और कोड था ट्रिपल यू। याद है आपको के हरगोविंद खुराना ने एक कदम आगे बढ़ा के काम किया, उन्होंने एक और स्मार्ट काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कोपॉलीमर तैयार किया। उन्होंने एक ऐसा एमआरएनए तैयार किया जिसमें कि जो है वो यूरेसिल ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन ऐसा सीक्वेंस तैयार करके। तो पहला, अब हमें मालूम है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। पहला कोड बन गया UGU, दूसरा बन गया GUG, तीसरा बन गया UGU के GUG के, वन कोड टू कोड, वन कोड टू कोड के। तो जो प्रोटीन चेन बना है यहाँ पे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एमिनो एसिड थे उनको उन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन, उन्होंने 2-3 के कॉम्बिनेशन उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। क्या देखा उन्होंने देखा कि जब वो यूरेसिल ग्वानिन का कोपॉलीमर तैयार करते हैं तो हमें क्या, उन्हें प्रोटीन चेन कहां बनी मिलती है, हमें जो प्रोटीन चेन बनी मिलती है उसमें हमको सिस्टीन और वैलिन एमिनो एसिड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब उन्होंने साइटोसिन यूरेसिल को तैयार किया तो उन्होंने कहा पहला कोड बन गया CUC, दूसरा बन गया UCU, और ये किसको कोड करता है, ये ल्यूसिन और सीरिन को कोड करता है। ठीक है, फिर उन्होंने एडनिन साइटोसिन का यूज किया तो पहला कोड बन गया ACA, दूसरा बन गया CAC के, ये थ्रेओनिन और हिस्टीडीन को कोड करता है। ठीक है, और इन्होंने इस प्रकार से जो है वो कॉम्बिनेशन में, जोड़े में इन्होंने जो है जेनेटिक कोड को पहचान लिया इन्होंने। ठीक है, और ये बड़ी डिस्कवरी थी, ये निडनबर्ग और मथाई से भी आगे का स्टेप था, इसलिए इनको भी नोबेल प्राइज में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर। तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हरगोविंद खुराना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि अभी तक हमने ये बात समझी, हमें इतना मालूम चला कि देयर आर 61 कोडॉन्स। ठीक है, बट वी नो दैट 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम है टीआरएनए के साथ में। अब टीआरएनए मॉलिक्यूल कहता है, भाई देखो ऐसा है, टीआरएनए मॉलिक्यूल कहता है कि हमारे पास में होते हैं एंटी कोडॉन, हमारे पास एंटी कोडॉन होते हैं कि यदि कोडॉन 61 है तो एंटी कोडॉन भी 61 होना चाहिए। यदि कोडॉन 61 है तो एंटी कोडॉन जो कोडॉन को पहचान रहे हैं वो भी 61 होना चाहिए, और यदि 61 एंटी कोडॉन होंगे तो 61 टाइप का टीआरएनए होगा। यदि 61 एंटी कोडॉन होंगे तो 61 टाइप का टीआरएनए होगा, और 61 टाइप के टीआरएनए को जोड़ना कितने को, 20 एमिनो एसिड को, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मतलब यह है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक प्रकार का टीआरएनए होगा, ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट ट्रू। असल में ऐसा होता है कि एवरी एमिनो एसिड इज हैविंग ए वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीआरएनए। सेल में स्टडी करने पर मालूम चला कि टीआरएनए केवल 20 प्रकार के होते हैं। देयर आर ओनली 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। केवल 20 प्रकार के टीआरएनए होते हैं जो 20 तरह के एमिनो एसिड को कैरी करते हैं बेटा, एंड देयर आर 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, तो देयर आर 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। इसका मतलब ये कि टीआरएनए मॉलिक्यूल, हर टीआरएनए अपने एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, क्लियर, उसको बाइंड कर लेता है। तो कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम। अब प्रश्न उठता है कि ये टीआरएनए कोडॉन कैसे पहचानेगा। मान लीजिए, मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि जो एमआरएनए, ठीक है, जो एमआरएनए है उस एमआरएनए पर जेनेटिक कोड है वो ये है, वो जेनेटिक कोड है वो है CCC, जो कि प्रोलिन एमिनो एसिड का कोड है। क्लियर, हमने कहा एमआरएनए पर कोड क्या है, एमआरएनए पे कोड है CCC, जो कि प्रोलिन एमिनो एसिड का कोड है। अब एक टीआरएनए आया, अब ये जो सपोज हम, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं कि जो टीआरएनए हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, उस टीआरएनए पर जो एंटी कोड है इसका, वो एंटी कोडॉन जो है वो है इसका जी सी। ठीक है, अब मतलब जो एंटी कोडॉन है वो ये है इसका। कायदे में जब टीआरएनए को यहां पे एमआरएनए का कोडॉन पहचानना होगा तो उसके पास एंटी कोडॉन क्या होना चाहिए, सीधा कॉम्प्लीमेंट्री जी होना चाहिए ना।
अब लेकिन इसके पास तो ये एंटीकोडॉन है, तो क्या होगा? तो क्या ये नहीं अपना एमिनो एसिड इस कोडॉन को नहीं देगा? नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या होता है प्रकृति में, नेचर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन है वो कोडॉन के पहले 2 सीक्वेंस को बस मैच करता है, पहले 2 सीक्वेंस को मेनली मैच करता है वो। तो क्या हुआ, जैसे ये यहां पहुंचा, इसने पहले 2 को मैच किया, उसने पहले 2 मैच कर गए और इसने अपना एमिनो एसिड पर डिलीवर कर दिया। ऐसा इसने क्यों किया? ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्रोलिन एमिनो एसिड उसका कोड क्या है? सीसीसी, सीसीजी, सीसीयू और सीसीए। ये चारों के चारों प्रोलिन एमिनो एसिड के कोड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंटीकोडॉन था ये किसके लिए था? ये सीसीजी, इसके लिए एंटीकोडॉन प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने पहले 2 को पहचान लिया। और जनरली डीजेनरेटिव जेनेटिक कोड जो होते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मीथ्योनिन का केवल एक ही कोड है, मीथ्योनिन का केवल एक ही कोड है AUG। तो ऐसा टीआरएनए जो मीथ्योनिन को पहचानता है उसका एंटीकोडॉन क्या कहते हैं? UAC इज द एंटीकोडॉन। तो वो एक ही तरह का टीआरएनए, एक ही एंटीकोडॉन है, काम हो गया। लेकिन जो डीजेनरेटिव जेनेटिक एमिनो एसिड होते हैं, जो डीजेनरेटिव जेनेटिक कोड होते हैं, उसका मतलब है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड होते हैं। तो वहां पे तीसरा वाला जो नाइट्रोजन बेस होता है वो बड़ा स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे प्रोलिन में आप देखिए CCC, CCG, CCA, CCU, मतलब पहले 2 फिक्स हैं, पहले 2 फिक्स हैं। तो टीआरएनए में एंटीकोडॉन में पहले 2 फिक्स कर लीजिए, जो तीसरे वाले को अवॉइड मार दीजिए। इसे बोलते हैं बोबल हाइपोथेसिस। इसे क्या बोलते हैं? बोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहता है? बोबल हाइपोथेसिस को क्रिक ने दे दिया कि इन्होंने कहा कि द थर्ड बेस ऑफ ए कोडॉन इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट, के एक कोडॉन का तीसरा नाइट्रोजन बेस अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, कि जो द स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कोडॉन डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट 2 बेसेस, के पहले 2 जो नाइट्रोजन बेस कोडॉन के अंदर होते हैं वो जेनेटिक कोड की विशिष्टता को निर्धारित कर देते हैं, कि और इसीलिए एक ही टीआरएनए एक से अधिक प्रकार के कोडॉन को पहचान सकता है। मतलब जिस टीआरएनए पर एंटीकोडॉन GGC था वो इसको भी पहचान लेगा, इसको भी पहचान लेगा, इसको भी पहचान लेगा और इसको भी पहचान लेगा, ठीक है। मतलब यह है कि एक टीआरएनए एक से अधिक कोडॉन को पहचान सकता है क्योंकि वो पहले 2 को ही मैच करेगा, तीसरे वाले को अवॉइड मार देगा, ओके। तो हमने क्या बोला? हमने कहा हर एक जेनेटिक कोडॉन का थर्ड नाइट्रोजन बेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो जेनेटिक कोड की जो स्पेसिफिसिटी होती है पहले 2 नाइट्रोजन बेसेस को हम डिसाइड कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ही टीआरएनए एक से अधिक कोडॉन को पहचान सकता है। क्लियर बेटा? एक ही टीआरएनए एक से अधिक कोडॉन को पहचान सकता है। क्लियर? ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे कम नंबर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अधिक एमिनो एसिड को अधिक जो है वो कोडॉन को पहचान कर अपना काम इफेक्टिवली कर पाते हैं। क्लियर? ये बोबल हाइपोथेसिस का फायदा होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऑलरेडी एक बार बात किया हमने, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस बार। हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैज बीन टर्म्ड बाय क्रिक एज सेंट्रल डोग्मा, के तो क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा टर्म को दिया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल डोग्मा जो है वो अनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह के मार्ग को बतलाता है। इट शोज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, जो सेंट्रल डोग्मा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, इट शोज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, के जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक दिशा में फ्लो करती है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन के। तो इसमें सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में होता है। डीएनए 2 प्रकार की एक्टिविटी करता है, ऑटोकैटालिटिक और हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि डीएनए मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले भी बताया, डीएनए मॉलिक्यूल सांचे के रूप में काम करता है, टेम्पलेट के रूप में काम करता है। एक तो अपने खुद के निर्माण के लिए, अपने खुद के डुप्लीकेशन के लिए, दूसरा एमआरएनए को बनाने के लिए। क्लियर? तो डीएनए जो है वो टेम्पलेट के रूप में काम करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन कॉपी एंड एमआरएनए। जब रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा, उसे हम रेप्लिकेशन बोलेंगे, के तो ये ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब डीएनए के टेम्पलेट पर क्या बनेगा बेटा? एमआरएनए बनेगा। क्लियर? तो वहां पर हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी होगी। याद रखिएगा, जब डीएनए में ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है। कि जब डीएनए पर हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर?
डीएनए कभी भी प्रोटीन को बनाने के लिए सीधा सांचे के समान काम नहीं करता है। डीएनए कभी भी प्रोटीन को बनाने के लिए सीधा टेम्पलेट के रूप में काम नहीं करता है। क्लियर के? तो हम समझ गए डीएनए से डीएनए का बना रेप्लिकेशन है, जो कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। ठीक है। फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या? ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी है। हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, है ना। रेप्लिकेशन में एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम लगता है आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन जो है, ध्यान से बस, रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है, और ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल की G1 फेज में होता है और G2 फेज में होता है। मेनली होता है G1 में, देन उसके बाद G2 फेज में होता है। क्लियर? ठीक है। तो देखिए, हम समझ गए कि जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम है, डीएनए प्रेजेंट है, वहां पे डीएनए के टेम्पलेट को पढ़ा और उससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से निकलकर बाहर आता है और साइटोप्लाज्म में आकर जो है वो राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन चेन को बनाता है। ठीक है। तो कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। क्लियर? ठीक है। तो याद रखिएगा, ए जीन एक्सप्रेस itself by the way of transcription and translation। क्या? तो एक जीन अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के तरीके से एक्सप्रेस करता है। एक साइंटिस्ट है बेरी कॉमनर के, बेरी कॉमनर ने बताया था साइक्लिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बेरी कॉमनर ने कहा कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है आरएनए, और आरएनए से फिर बनता है डीएनए। इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर सिंपल पूछता है कि किसने सेंट्रल डोग्मा साइक्लिकल वे में बतलाया, किसने बतलाया कि साइक्लिक पाथ ऑफ जेनेटिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किस साइंटिस्ट ने बतलाया कि अनुवांशिक सूचनाएं साइक्लिक प्रवाह में बहती हैं। आंसर उसका होता है प्रवाहित होती हैं। इसका आंसर होता है बेरी कॉमनर के। तो बेरी कॉमनर ने साइक्लिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बतलाया, जिसका कोई एविडेंस हमको नहीं मिला, गलत है जो। ठीक है। क्लियर? अब याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे कहा था जब डीएनए में रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड काम करती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है। याद आया आपको? ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए में केवल एक स्ट्रैंड जो है उस पर जो है आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, एमआरएनए को बनाएगा, दूसरी पर नहीं बनाएगा। जिस स्ट्रैंड पर एमआरएनए बनेगा, जिस स्ट्रैंड पर एमआरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे हम। और जो उसके ठीक सामने वाला स्ट्रैंड होगा उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड और जो बनने वाला एमआरएनए दोनों एक समान होंगे। फर्क दोनों में किस चीज का होगा? केवल यूरोसिल और थाइमिन का फर्क होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो टेम्पलेट था ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे वाला डीएनए स्ट्रैंड था। यहां एडनिन था तो यहां थाइमिन था, यहां ग्वानिन था तो यहां साइटोसिन था, यहां साइटोसिन था तो यहां पे ग्वानिन था ना। जब आपने एमआरएनए बनाया वो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है एमआरएनए, तो एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड एक समान होते हैं। तो कई बार यदि हमें एमआरएनए को समझना होता है ना, तो हम रेफरेंस पॉइंट, तो हम समझने वाला पॉइंट कोडिंग स्ट्रैंड से उठाते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड चूंकि एमआरएनए के बिल्कुल समान होती है, क्योंकि वो भी टेम्पलेट की कॉपी होती है। क्लियर? आई बात समझ में? क्या लिखा देखते हैं, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। वेरी वेरी आईएमपी। ये जो वर्ड है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, इनको लोग समझ नहीं पाते, एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है ना? एकदम अटेंटिव होकर सुनिए इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा ये एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है। सामने क्या आ गया? यहाँ पे गया, जो यहाँ पे सामने क्या आ गया बेटा? यहाँ पे सामने आ गया ये थाइमिन, डीएनए ना, थाइमिन, एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्या ऐसी आएगा बेटा? है ना। हमने समझने के लिए हमने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लिया। हमने कहा अब क्या हुआ? सपोज हमने कहा कि दिस इज दिस स्ट्रैंड, दिस इज दिस, सपोज हमने कहा, आप समझने के लिए हमने कहा कि सपोज के मैंने आपसे कहा कि ये दिस इज दिस स्ट्रैंड, दिस इज दिस स्ट्रैंड, ये वो स्ट्रैंड है जिस पर एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। क्यों काम करेगा? इस पर डायरेक्शन है 3 प्राइम 5 प्राइम, इस पर है 5 प्राइम
3 प्राइम के, और आरएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम से 3 प्राइम के रिमूव करता है अपने खुद के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसके 3 के सामने क्या डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन आएगा 5 डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे 5 डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन 3 आएगा। तो अब आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया, क्या काम किया उसने काम किया और एमआरएनए को बनाया उसने, ये एमआरएनए बन गया, ठीक है, ये एमआरएनए बना। सीक्वेंस क्या होगा इसके अंदर, देखो आप कॉपी किया, सीक्वेंस क्या हो गया, एडेनिन के सामने यूरेसिल, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ठीक है ना। देखिए ये रेड वाला क्या है, रेड वाला है एमआरएनए, ठीक है। ये वाला क्या है जिसको हमने जिसको कॉपी नहीं किया उसने, ये क्या है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड डीएनए का, ठीक है ना। हमने दोनों को अलग अलग निशान से किया। अब जिस स्ट्रैंड को एमआरएनए कॉपी किया वो स्ट्रैंड ये है, ठीक है। एमआरएनए किस स्ट्रैंड पर को टेम्पलेट के रूप में यूज किया, जिस स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज किया गया, सांचे के रूप में यूज किया गया आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, उससे पर एमआरएनए बना। तो एमआरएनए का सीक्वेंस मालूम मिल गया हमको, ठीक है। लेकिन अब गौर से देखिए, जो सामने वाला दूसरा स्ट्रैंड है जहां पर डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन मिलेगा वहां पे 3 प्राइम से 5 प्राइम, और आरएनए पॉलीमरेज कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करता है। तो इस स्ट्रैंड पर क्या है, इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखिए अब क्या है, एमआरएनए से मैच करें, यहां यूरेसिल है, यहां थाइमिन है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, ग्वानिन 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 साइटोसिन, मतलब ये तो एकदम एमआरएनए के समान है। इसको बोला हमने, वी कॉल इट कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि भैया इसका कोड और एमआरएनए एक जैसा है। एमआरएनए पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट था, तो इस पर भी जेनेटिक कोड के समान इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो इसे कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया इसको हमने। क्लियर। नॉन टेम्पलेट है, सांचे के रूप में काम नहीं कर रहा है। और सेंस स्ट्रैंड क्यों बोला हमने भाई, सेंस स्ट्रैंड इसलिए बोला हमने कि बिकॉज इट इज हैविंग द सेंसफुल इंफॉर्मेशन, जो प्रोटीन बनने के आगे काम आ रही है, क्योंकि वही तो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है, तो उसको सेंस स्ट्रैंड बोल दिया हमने। समझिए बात को, क्या लिखा है, the other DNA strand bears the same sequence as the mRNA except possessing thymine instead of uracil is called the non-template strand, coding strand और sense strand। ठीक है बेटा, तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है वो बिल्कुल एमआरएनए के समान सीक्वेंस रखती है, केवल थाइमिन और यूरेसिल का फर्क होता है, और इसके अलावा हम कहते हैं इसे हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो याद रखना बेटा, जब भी कभी आपको एमआरएनए को एक्सप्लेन करना होता है, जब भी कभी आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो सारे रेफरेंस पॉइंट हम कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड एक्जैक्टली एमआरएनए के समान होता है, इसलिए हम सारे रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना बेटा। व्हाई वी टेक ऑल द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम दी कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए के एक्जैक्टली समान सीक्वेंस को रखता है, इसलिए हम जो है उस कोडिंग स्ट्रैंड को हम रेफरेंस पॉइंट के रूप में इसको यूज करते हैं। पर कोडिंग स्ट्रैंड पर एमआरएनए नया नहीं बना सकते हम, उसके लिए हमको टेम्पलेट स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैमिनिज्म, कि टैमिनिज्म क्या होता है। ठीक है, 1964 में टैमिन ने बताया कि कुछ वायरसेस के अंदर, जो रेट्रोवायरस ग्रुप के वायरस होते हैं, वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिवर्स फ्लो होता है। मतलब नॉर्मली हम जानते हैं अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए टू आरएनए होता है, लेकिन पहली बार टैमिन ने बताया कि नहीं बॉस, कुछ वायरस में इंफॉर्मेशन उल्टी भी फ्लो होती है, आरएनए से डीएनए की ओर भी आती है। मतलब आरएनए के टेम्पलेट पे कई बार डीएनए बन जाता है। अब हमको यह बात तो मालूम है कि डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। हमको यह बात तो मालूम है कि डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। यदि उल्टा होगा इसका, कि आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा, तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनता है। अच्छा बताओ, यदि आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा तो एंजाइम क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज कि आरएनए पॉलीमरेज, क्या एंजाइम होगा। यदि आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बनेगा तो एंजाइम क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। अरे आरएनए पॉलीमरेज कैसे होगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज मतलब वो एंजाइम जो आरएनए पॉलीमर को तैयार करे। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम जो आरएनए पॉलीमर को तैयार करे। आप क्या बना रहे हो, आप तो डीएनए बना रहे हो। किस पर बना रहे हो आप, आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बना रहे हो। एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम जो डीएनए पॉलीमर को तैयार करे। अब लेकिन यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज है थोड़ा सा अलग है। वो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो डीएनए को सांचे के रूप में यूज करता है, डीएनए के टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है और फिर डीएनए को बनाता है, तो उसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद आया, पढ़ाया हुआ मैंने। अब यहां पर क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और ऐसे एंजाइम, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो कोई भी एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए को बना सकता है, और ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, टाइमिन को इस चीज के लिए 1975 में नोबेल प्राइज मिला, और इन्होंने बताया कि इस पूरी प्रोसेस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। और आपको मैंने भी बताया बेटा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज बेसिकली दी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के। और याद रखिए इस एंजाइम को टाइमिन और वॉल्टीमोर ने 1970 में डिस्कवर किया था। बड़ी मजे की बात यह कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसका इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, अब आपने सोचा, सपोज के अब आप सोचिए, बड़ा एकदम लॉजिकल बेटा, एकदम जो है वो अलर्ट रहिए कि आपने सोचा कि क्यों ना हम इंसुलिन हार्मोन को तैयार करें। अब आपको मैंने बोला कि बेटा एक काम करते हैं, इंसुलिन को तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे तैयार? आपने कहा सर उसका जीन निकालना पड़ेगा। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, तो पेंक्रियास के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल में गए, न्यूक्लियस निकाला, उसका जीन काट लिया आपने इंसुलिन का। सपोज आप पॉसिबल होता पहचान के काट लिया आपने, लेकिन आपने कहा सर एक मुसीबत हो गई। मैंने कहा बेटा क्या मुसीबत हो गई? अरे सर ये जीन जो काटा है ना, इसमें तो ये तो स्प्लिट जीन है, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। अब इससे मैं यदि मैं इस जीन को सीधा बैक्टीरिया को डाल दूंगा तो बैक्टीरिया में तो पूरी प्रोटीन चेन ही नहीं बन पाएगी। तो मैंने कहा बेटा क्या करें? आपने कहा सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, आप बीटा सेल से डीएनए मत निकालो, जीन मत निकालो, आप वो एमआरएनए निकाल लो जो एमआरएनए इंसुलिन को बनाने का कोड दे रहा है। आपने कहा ये परफेक्ट आइडिया। पर आपने कहा सर उस एमआरएनए को हम जो है बैक्टीरिया में एक ही बार यूज कर पाएंगे, क्योंकि एमआरएनए तो काम करके खत्म हो जाता है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। आपने क्या किया? आपने उस एमआरएनए को निकाल लिया जिस एमआरएनए में इंसुलिन को बनाने की सूचना थी। कहां से निकाला आपने? आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकाला। और इस एमआरएनए पर आपने एंजाइम यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया, और आपने एक डीएनए का स्ट्रैंड तैयार कर लिया आपने, क्योंकि आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बन सकता है। आपने क्या किया? आपने डीएनए तैयार कर लिया, आपने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को तैयार किया, फिर आपने डीएनए पॉलीमरेज यूज किया, और इसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार कर दिया। आपने क्या बन गया? कंप्लीट जीन आपका बन गया। ऐसा जीन बन गया जिसमें इंट्रॉन सीक्वेंस था ही नहीं। आपने एक कॉपी डीएनए तैयार कर लिया। आपने कितना स्मार्ट काम किया। आपने एमआरएनए को निकाला, एमआरएनए पर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल किया और एक कॉपी डीएनए तैयार कर लिया आपने, और जो नॉर्मल जीन से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसमें इंट्रॉन सीक्वेंस नहीं, सीधा काम कर सकता है, ये बैक्टीरिया में सक्सेसफुली काम करेगा, तो इसको बोलते हैं हम कॉपी डीएनए के। तो मतलब जब इस एंजाइम का यूज करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और एमआरएनए या आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए को बनाकर डीएनए स्ट्रैंड को तैयार कर लेते हैं, ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं सीडीएनए, कॉपी डीएनए बोलते हैं। तो सीडीएनए वर्ड याद रखिएगा, कॉपी डीएनए। जब आगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे बेटा तब वो वहां पर काम आएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम समझ गए। इसका मतलब मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा क्या है? आधुनिक सेंट्रल डोग्मा है कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए बन सकता है, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रोटीन बनता है बेटा, उसे हम एमआरएनए के टेम्पलेट का यूज करके प्रोटीन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो है ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो दिस इज दी मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। आधुनिक सेंट्रल डोग्मा में हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम ऐड कर देते हैं। तो रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा इसके। क्लियर? अब याद रखना बेटा के, अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एस एचआईवी मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी जो है बेटा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करता है, और इट्स कॉपी इट्स जेनेटिक मटेरियल एंड जनरेट न्यू वायरसेस। Specific drugs have been designated to disrupt the process and thereby suppress its growth। ठीक है, क्या होता है बेटा?
HIV जो होता है उसके पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, और जैसे ही जो है ये अपना आरएनए जो है वो जैसे ही अपना जो है वो आरएनए होस्ट सेल में एंटर करता है, उसके बाद ये उसको कॉपी करता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प से उसको डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, और उसका डीएनए जो होता है पूरी मशीनरी को संभाल लेता है, सेल के पूरी सेल को पर कंट्रोल कर लेता है। वायरस जो होते हैं वो सेल पर क्या करते हैं, सेल को वो हाईजेक कर लेते हैं। जब भी वायरस सेल में अटैक करता है तो सेल के जेनेटिक सिस्टम को हटा देगा और अपना जेनेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश कर देगा और अपने लिए ही प्रोटीन को बनाएगा। तो वायरस जब भी कभी प्रोटीन को बनाते हैं तो वो होस्ट के राइबोसोम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर तो HIV के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होता है, इसलिए अपने आरएनए को ये जो है वो डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है और वो डीएनए पूरी सेल पे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम आज HIV के इलाज के लिए जिन दवाओं का यूज करते हैं वो दवाएं होती हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती हैं। ठीक है, ये दवाएं हैं जिडोबुडीन, लेमिबुडीन, टीनोफाविर और नेविरेपिन के। दीज आर दी मेडिसिन जिनको हम एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन कहते हैं, और ये एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन या एंटी HIV मेडिसिन जो होती हैं ये वास्तव में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मेडिसिन होती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर जिपमर एंड एम्स एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं हमारी प्रिय बुक एनसीईआरटी। बहुत देर हो गए, 2 लेक्चर हो गए जब से एनसीईआरटी के लोगों के दर्शन नहीं हुए। ठीक है, मन बैठने लगा था कि एनसीईआरटी कहां चली गई, सर भूल तो नहीं गए एनसीईआरटी को, तो मन को मत बैठाइए। ठीक है, हम एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि एनसीईआरटी अकेला फॉलो करने में आपको समझ में चीजें आना कम हो जाएंगी, इसलिए हमको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके बहुत चीजों को समझना होता ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। दिस इंटायर चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट, ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड of DNA into RNA is termed as transcription। बिल्कुल सही बात है, पढ़ लिया हमने इसको के। Here also the principles of complementary govern the process of transcription except the adenosine complement now form the base pair with the uracil instead of thymine। क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि डीएनए के स्ट्रैंड पर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहां पर भी रूल ऑफ बेस पेयरिंग को फॉलो करते हैं। फर्क इतना होता है कि एडेनिन के सामने थाइमिन ना आके इस बार यूरेसिल आएगा। पर याद रखिएगा, अब यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। However, unlike the process of replication, परंतु रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के विपरीत, which one set in the total DNA of the an organism get duplicated। कि यहां पे क्या इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे रेप्लिकेशन जब शुरू होता है ना तो पूरा का पूरा डीएनए कॉपी कर लिया जाता है। यहां पर डीएनए का स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसको ही कॉपी करेंगे हम केवल एक जीन को कॉपी करेंगे, और वो जीन दोनों स्ट्रैंड में से एक पे ही उसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, टेम्परेट स्ट्रैंड पर उसको कॉपी करेंगे हम। क्या लिखा है कि पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। वेरी वेरी आईएमपी एसर्शन रीजन के लिए याद रखना है स्टेटमेंट को। ठीक है ना बेटा, देखो मैं हमेशा बोलता हूं एसर्शन रीजन में जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है, वो 99% क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी नहीं देख रहे हैं तो यू आर डूइंग मिस्टेक, क्योंकि कारण ये कि एम्स के जो बच्चे एम्स टारगेट कर रहे हैं, मान के चलिए 60 क्वेश्चन आपके हाथ में, 60 क्वेश्चन ऐसा कि आपके हाथ में, केवल आपको एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना है, इवन इन फिजिक्स, इवन इन केमिस्ट्री, इवन इन बायोलॉजी के। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा, मैंने आपसे कहा कि जैसे रेप्लिकेशन जब होता है तब जो है एक बार रेप्लिकेशन शुरू होता है तो पूरा का पूरा डीएनए कॉपी कर लिया जाता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता है, केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको हम जीन बोल सकते हैं वो कॉपी होता है, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड को कॉपी करते हैं। जहां पर आरएनए पॉलीमरेज को 5 प्राइम से 3 प्राइम सीक्वेंस मिलता है उसे ही कॉपी करते हैं, उसको हम टेम्परेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, this necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcripted के। इसका मतलब यहां पर सबसे बड़ी चुनौती तो ये है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, कहां से शुरू करना है डीएनए में और कहां खत्म करना है, ये पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दैट व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं थे? यदि देखो सिंपल से, अब यदि मान लो 1 मिनट के लिए हम एनसीईआरटी छोड़कर बात करते हैं, यदि हम ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कॉपी कर लेते, एक को अंदर से बाहर, एक को बाहर से अंदर, जैसे डीएनए बन रहा था लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, वैसे कॉपी कर लेते, तो क्या होता है? कॉपी करने के साथ ही जब आरएनए बाहर रिलीज होते हैं तो दोनों सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपस में पैरिंग कर लेते,
डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता। और आपको पता है हमारी सेल्स के अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए को सेल दुश्मन समझती है। हमारी सेल के अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए को काटने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है और डबल स्ट्रैंड आरएनए को दुश्मन माना जाता है, क्योंकि कारण यह है कि वायरस के जो आरएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड वाले आरएनए कई बार वायरस के पास होते हैं। याद रखना इसको, इस बात को। तो जो हम हमारी सेल डबल स्ट्रैंड आरएनए को जो है वो तुरंत काट देती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है उसको। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन चेन जो होती है, जो हमें चाहिए था उसका अपोजिट चेन बनता है, तो ठीक से प्रोटीन चेन ठीक से नहीं बन पाता। फर्स्ट, if both strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. Remember, complementary doesn't mean the identical. ठीक है, and in turn, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different. के तो मान लो हम दोनों स्ट्रैंड कॉपी कर लेते हैं आरएनए का, के तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड कॉपी कर लेते हैं, तो दो डिफरेंट आरएनए बनते हैं। एक एक्चुअल मैसेज वाला आरएनए होता है, एक दूसरे प्रोटीन वाला होता है। तो क्या प्रॉब्लम ये होती है, जो प्रोटीन नहीं चाहिए वो भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर Hence one segment of DNA would be coding for two different protein के। तो इसका मतलब डीएनए का एक सेगमेंट से दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाती, रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं, एनर्जी बर्बाद होती है, क्योंकि जो है दूसरा प्रोटीन तो बेमतलब का बन रहा है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड, The two RNA molecule if produced, यदि दो RNA molecule बनते एक ही डीएनए स्ट्रैंड पर, ठीक है, एक ही डीएनए टेम्पलेट, एक ही डीएनए पर दोनों सीक्वेंस को यदि कॉपी करते और दो आरएनए मॉलिक्यूल बनते तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है। ठीक है ना, और इससे डबल स्ट्रैंड आरएनए पर को राइबोसोम नहीं पढ़ सकता है, तो राइबोसोम उसको नहीं पढ़ता, और इनफैक्ट ये है कि हमारी सेल डबल स्ट्रैंड आरएनए को काट के हटा देती है। ठीक है, this would prevent RNA from being translated into protein and the exercise of transcription would become a futile one। क्योंकि मतलब ही नहीं निकलता उसका पूरी मेहनत काट के। इसलिए प्रकृति ने बिल्कुल डिसाइड किया कि आरएनए पॉलीमरेज को बोला, दोस्त तुमको केवल जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करना है, तुम डीएनए पॉलीमरेज बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, तुमको सिर्फ एक, क्योंकि तुमको डीएनए की 2 स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड उसको ही कॉपी करना है। क्लियर? अब बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या होता है, वो हिस्सा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, कि वो हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा डीएनए का, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। उसमें 3 कंपोनेंट आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, आपको 3 रीजन डीएनए में देखने मिलेंगे। एक होता है प्रमोटर। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है, प्रमोटर वो रीजन होता है बेटा जहां से आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करता है। एंड दिस इज द रीजन where the RNA polymerase is getting attached, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करता है। भाई इसे मैं इस पेन से मैं लिखना चाहता हूं, तो पहले मुझे पेन को यहां पे टच करना पड़ेगा। ठीक है ना, सरफेस के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो ये जो कांटेक्ट में आने की जो जगह है आरएनए पॉलीमरेज की, वो है प्रमोटर। प्रमोटर इज द साइट जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है अपने आप को जोड़ता है, उसके बाद पढ़ना शुरू करता है। अब जो पढ़ना शुरू करता है वो एक्चुअल में जीन होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, जिसके लिए हम वर्ड जो है वो स्ट्रक्चरल जीन वर्ड का हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर, जिसको हम सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल जीन होता है। फिर लास्ट में कहां पे रुकना है, वहां पे क्या होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, वहां पे रुक। अब आरएनए पॉलीमरेज को बोला गया बस कॉपी हो गया, अब जाओ यहां से, खत्म बात के, तो वो टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। तो इसका मतलब ये कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको 3 हिस्से साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। क्लियर? देखिए, देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या याद रखना के, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन को यदि आपको डिफाइन करना हो तो आपको पहचानना पड़ेगा किसको बेटा, आपको पहचानना पड़ेगा कहां से जो है वो स्ट्रैंड शुरू हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, सिंस द 2 स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, याद रखना जो ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है वो क्या है, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो डीएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज कर रहा है और आरएनए को बना रहा है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, के जो होता है वन डायरेक्शन क्या है बेटा, वो एक डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड, वो स्ट्रैंड जिसमें पोलरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, उस पर आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, और वो वही स्ट्रैंड सांचे के समान काम करेगा, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि नहीं बताया,
मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है और उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज को 5 प्राइम 3 से 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा और उस पर आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा और आरएनए एमआरएनए का निर्माण करेगा। क्लियर? एंड द अदर स्ट्रैंड which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA except thymine in place of the uracil is displaced during the transcription। अब क्या बोल रहा हूं, कह रहा दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें सीक्वेंस है, जिसमें जो पोलरिटी है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उस पर आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन मिलता है 3 प्राइम से 5 प्राइम और आरएनए पॉलीमरेज उस डायरेक्शन में कभी भी काम नहीं करता है। ठीक है, इसको ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम अलग हटा देते हैं, इससे इस पर हम काम नहीं करते हैं कि इस स्ट्रैंड पर कोई यूज नहीं, इस पर कोई कोडिंग नहीं होती, इस पर के इसका इस्तेमाल आरएनए पॉलीमरेज नहीं करता है। कि स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड which does not code for anything is referred as the coding strand। अब क्वेश्चन ये उठा, जो कुछ भी कोड नहीं कर रहा है उसको स्ट्रेंजली आपने कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल दिया? अरे भाई ऐसा इसलिए बोला हमने, ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि ये इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए इज हैविंग कोडॉन, एमआरएनए पर कोडॉन होते हैं। ठीक है, चूंकि एमआरएनए पे कोडॉन है, एमआरएनए पे कैसे कोडॉन है ये इस डीएनए स्ट्रैंड से मालूम चल जाएगा। इस डीएनए स्ट्रैंड पे वही लिखा हुआ है जो एमआरएनए पे लिखा है, फर्क केवल थाइमिन और यूरेसिल का है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, हालांकि ये खुद कुछ कोड नहीं करती है पर ये एमआरएनए के समान है, इसलिए इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जो भी रेफरेंस पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, उन सबको हम कोडिंग स्ट्रैंड से डिसाइड करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली एमआरएनए को डिसाइड करती है कि एमआरएनए ऐसा होता है, उसको बतलाती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, टू एक्सप्लेन द पॉइंट a hypothetical sequence from the transcription unit is represented below। के देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम शुरू होता है और कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो मैंने आपसे कहा कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एग्जैक्टली जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, है ना? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब एमआरएनए बनेगा वो कहां बनेगा? एमआरएनए इस स्ट्रैंड पर एमआरएनए बनेगा, इस पर नहीं बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज यहां पर काम करेगा, यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मान लो डीएनए पॉलीमरेज यहां पे काम करेगा तो जो एमआरएनए बनेगा वो इसका सीधा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? इसका ठीक जो है वो रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग को फॉलो करते हुए बनेगा। क्या बनेगा? मैंने कहा आपसे 3 के सामने 5 प्राइम आएगा। ठीक है, एडनिन के सामने क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। थाइमिन के सामने क्या आएगा? एडनिन आएगा। ग्वानिन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन आएगा। ठीक है ना? ठीक, तो आप देखिए, बिल्कुल देखिए, ये है ना सीक्वेंस मैच करते हुए चल रहे नहीं चल के, तो मतलब जो एमआरएनए बनेगा वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के समान बनेगा। फर्क केवल जो है वो थाइमिन की जगह पे आप यूरेसिल कर दीजिए, इतना फर्क होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम एक बात समझ गए, हम समझ गए कि कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोला क्योंकि वो एमआरएनए के कोडॉन के समान सीक्वेंस को रखता है। के तो आप समझिए के, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जो है वो इमेज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखिए इसमें कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम रेफरेंस पॉइंट्स को देख रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रेफरेंस पॉइंट क्या होंगे। तो हमने क्या बोला बेटा? हमने कहा दिस इज द सीक्वेंस, इसको हमने क्या बोला? हमने प्रमोटर काट के, प्रमोटर वे जगह होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को जोड़ता है। ठीक है, और इसके प्रमोटर यहाँ पे के बाद से फिर ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है कि ये स्ट्रक्चरल जीन होता है और ये जो है वो इस जीन को कॉपी करते हैं और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है यानी आरएनए पॉलीमरेज को कॉपी करेगा और जो भी आरएनए पॉलीमरेज कॉपी करके एमआरएनए बनाएगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के समान हमें दिखाई पड़ेगा। और ये लास्ट में टर्मिनेटर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में पहुंचने के बाद ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को हटा दिया जाता है। ठीक है ना? दिस इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर? प्रमोटर वो जगह है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो रहा है, स्ट्रक्चर जीन वो है जिसको आरएनए पॉलीमरेज पढ़ता है और जो है एमआरएनए को तैयार करता है। टर्मिनेटर पर आने के बाद में वो एमआरएनए को रिलीज कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, क्लियर? देखिए, तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसका मतलब है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। फ्लैंक मतलब बीच में रखना के, तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के।
प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल चेन के हमेशा मानते हैं कि प्रमोटर जो है इट इज लोकेटेड ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल चेन के। और ये रेफरेंस पॉइंट किससे लिया हमने, ये कोडिंग स्टैंड से लिया है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब देखते हैं यहां पे, देखो यानी आप कह रहे हो प्रमोटर, तो देखो आपका आइडियली क्या है बेटा, मेरी बात ध्यान, आइडियली क्या है, वास्तविकता ये है कि टेम्पलेट स्टैंड को आरएनए पॉलीमरेज कॉपी कर रहा है और एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो एमआरएनए है वो एग्जैक्टली वो एमआरएनए इस कोडिंग स्टैंड के समान दिखाई पड़ रहा है, फर्क केवल थाइमिन और यूरेसिल का है ना, ठीक। तो जो भी रेफरेंस पॉइंट समझने के लिए वो सब हम किससे लेते हैं, वो हम कोडिंग स्टैंड से लेते हैं। तो मैंने कहा प्रमोटर कहां पर है, तो प्रमोटर को हम 3 प्राइम पर नहीं बोल रहे हैं, हम 5 प्राइम पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये एमआरएनए का एग्जैक्ट कॉपी एमआरएनए के समान सीक्वेंस को शो करता है के। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि जो कोडिंग स्टैंड है दैट इज द एग्जैक्ट हैविंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि जैसा प्रोटीन हमको चाहिए। अब चूंकि यदि इसको हम कॉपी करते हैं तो उल्टा इंफॉर्मेशन आता है, तो क्या किया हमने, इसके अपोजिट स्टैंड को कॉपी करके हमने आरएनए तैयार किया। हमने ऐसा आरएनए तैयार किया जो कोडिंग स्टैंड के एकदम समान दिखाई पड़ रहा है। तो जो कोडिंग स्टैंड पर है वही उस आरएनए में प्रेजेंट है, केवल थाइमिन यूरेसिल का फर्क है, ठीक है। तो सारे रेफरेंस पॉइंट हम कोडिंग स्टैंड से लेते हैं। प्रमोटर जो है वो कहां कोडिंग स्टैंड पर 5 प्राइम एंड पर है, टेलीमीटर कहां पर है 3 प्राइम एंड पर है, याद रखना। तो रेफरेंस पॉइंट जो भी हम बताएंगे वो सब कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, लेकिन कॉपी किससे करेंगे, हम टेम्पलेट स्टैंड कॉपी करेंगे ताकि कि एमआरएनए कोडिंग स्टैंड के समान बने, ठीक है, ठीक। इट इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए। मैंने कहा ना, देखो एनसीईआरटी में भी लिखा के ये वो सीक्वेंस है जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। एंड इट इज द presence of a promoter in a transcription unit that also define the template and the coding strand के, याद रखिए। यानी प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है यही वो जगह होती है जिससे हम टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड को पहचान सकते हैं, याद रखिए। जहां पर जो है वो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो जगह है जहां से हम कोडिंग स्टैंड को और टेम्पलेट्स को पहचान सकते हैं, तो टेम्पलेट स्टैंड पर ये काम करना शुरू करेगा इसके। By switching its position with terminator, the defining of coding and template stand could be reversed के, ठीक। देखो अब सिंपल सी बात है बेटा कि हम क्या देख रहे हैं, हम जो है वो कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड को हम याद रखिए हमेशा, मेरी बात ध्यान सुन के, हमेशा जो अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये एम्स के अंदर पूछा आता है ऐसा रीजन के, हमेशा जो टेम्पलेट स्टैंड, मेरी बात सुन, जो टेम्पलेट स्टैंड होगा उसमें प्रमोटर जो है वो 3 प्राइम पर होगा, है ना। कैसे, देखो जरा, प्रमोटर 3 प्राइम पर है, देखिए आप, है ना। टेम्पलेट स्टैंड में प्रमोटर 3 प्राइम पर है और टेलीमीटर 5 प्राइम पर है, ठीक है। जबकि कोडिंग स्टैंड में प्रमोटर 5 प्राइम पर है, टेलीमीटर 3 प्राइम पे। किसी भी एमआरएनए को या किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ते हैं हम हमेशा, तो हम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यदि 5 प्राइम पर प्रमोटर है और 3 प्राइम पर टर्मिनेटर है तो वो कोडिंग स्टैंड है। यदि 5 प्राइम पर टर्मिनेटर है और 3 प्राइम पर प्रमोटर है तो वो टेम्पलेट स्टैंड है। अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, उल्टा हो गया ना सीक्वेंस, है ना। देखो अब पढ़ो ध्यान से, देखो बिल्कुल बेटा एक एक बात को एनसीईआरटी ने एक एक बात को छिपा छिपा के लिखा है उसने कि किसी को मालूम ना चल जाए वो चीज, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है। मैंने क्या बोला कि बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद क्या होता है बेटा कि टेम्पलेट स्टैंड जो है वो उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्रमोटर 5 प्राइम पर है, टर्मिनेटर 3 प्राइम पर है, कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर जो है वो 3 प्राइम पर है, टर्मिनेटर 5 प्राइम पर है, टेम्पलेट स्टैंड। उल्टे एक दूसरे का अपोजिट हो गया बेटा के। देखिए the terminator is located towards 3 prime end downstream to the coding stand and it usually define the end of the process of the transcription, ठीक है। हम समझ गए, अब अच्छे से बात समझ में आई हमको कि यदि टर्मिनेटर जो है, देखो जो टेम्पलेट स्टैंड है वो 3 प्राइम 5 प्राइम, यहां पर प्रमोटर है 3 प्राइम पर और टर्मिनेटर है 5 प्राइम पर, कोडिंग स्टैंड ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, ठीक है। यहां पर है प्रमोटर और यहां पर है टर्मिनेटर, तो कोडिंग स्टैंड पर प्रमोटर होगा 5 प्राइम पे, टर्मिनेटर होगा 3 प्राइम पे, टेम्पलेट स्टैंड पर प्रमोटर होगा 3 प्राइम पर और टर्मिनेटर होगा 5 प्राइम एंड पे। दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पर होते हैं डीएनए में, है ना, ठीक है। फिर
There are some additional regulatory sequences that may be present further upstream and downstream to the producer. जब हम बेटा लेक ओपरॉन पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ऑपरेटर जीन होता है, किस प्रकार से रेगुलेटर जीन होता है. तो ऐसा नहीं है, प्रमोटर के अलावा भी जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि जेनेटिक रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन में काम आते हैं. ठीक है. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression. मैंने कहा ना, जब लेक ओपरॉन पढ़ेंगे तब हम जब ऑपरेटर जीन की बात भी करेंगे और प्रमोटर जीन की बात भी करेंगे और रेगुलेटर जीन के बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है मगअप करने में दिक्कत होगा. इसलिए अभी तो पहली बात तो ये कि अभी अच्छे से समझ लो एक बात को बेटा के, कि हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के. इस चैप्टर के कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, कोई भी डीपी मिस नहीं करना है. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा के. क्लियर. तो चलिए पढ़ते हैं और अच्छे समझ के, कोई अगले लेक्चर के जाने के पहले पिछले लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए आपके, है ना बेटा. चलिए, तो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.